गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं अपना जीएस पेपर 2 का जो चेक कॉपी है उसका मैं आज डिस्कशन करूंगा, उसका एनालिसिस करूंगा। और मैंने जो लिखा है और कैसे मार्किंग हुआ है उसके बारे में आपको मैं दिखाऊंगा। इसके पहले मैंने जीएस 1 का भी डाला हुआ है, वीडियो डाला है, उसमें मैंने सारा चीज़ बताया है किस में कैसे मार्क आया है। ठीक है। और इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं बताऊंगा कि मैंने कौन कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था और उससे मुझे कितने मार्क्स मिले हैं। फिर मैं नीचे उसको दिखाऊंगा मैंने क्या लिखा था उसमें। तो सबसे पहले मैंने पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था। पहला क्वेश्चन था कि भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इसकी शक्तियाँ विशाल तो है पर असीम नहीं। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए और इस पर प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना उसके ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती। इसमें मुझे सबसे कम मार्क्स मिले हैं, 11 मार्क्स। हालांकि इसमें इसको मैंने लिखा था अच्छा ही, लेकिन नंबर इसमें कम मुझे मिले हैं। ठीक है, 11 नंबर मिले हैं। इसके बाद सॉरी, इसके बाद मैंने 3 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था कि भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय का वर्णन कीजिए। क्या आपको लगता है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकता को संतुष्ट करने के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अस्तित्व अच्छा है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। इससे मुझे मिला 17 नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट किया था कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। क्या आपको लगता है कि न्यायिक समीक्षा ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को और बढ़ा दिया? उदाहरण सहित बताइए। इसमें मुझे सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं, 24 नंबर। फिर 5वां नंबर क्वेश्चन, ये सेक्शन 2 में 5वां नंबर क्वेश्चन, बिहार में औद्योगिक विकास का चित्र प्रस्तुत कीजिए तथा भारत में औद्योगिक विकास से तुलना कीजिए। इस राज्य में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारणों को इंगित कीजिए तथा स्थिति को सुधारने के लिए बिहार सरकार द्वारा उठाए गए हालिया सुधारात्मक कदमों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन था 5 नंबर में। इसमें मुझे मिले हैं 13 नंबर। और जो सेकंड हाइस्ट मुझे मिला है वो मुझे मिला है 7 नंबर क्वेश्चन में। ये नीति आयोग क्वेश्चन था कि नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार भारत के 19 बड़े राज्यों में बिहार का 18वां स्थान है। तो उसके उत्दायी कानूनों के बारे में पूछा था और उसको बेहतर करने के लिए उपाय बताने के लिए बोला था। ठीक है, तो उससे मुझे मिले हैं 22 नंबर। और फिर क्वेश्चन नंबर 8 था कि बिहार राज्य के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन कीजिए और किन्हीं दो को चुनिए, उसके बारे में बताने के लिए पूछा था। आर्थिक महत्व क्या है उसका, उससे मुझे मिले 19 नंबर। और जो सेक्शन 3 था साइंस एंड टेक वाला, मैंने क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट किया था। प्रौद्योगिकी एक वरदान से अधिक अभिशाप है, पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। इससे मुझे 17 नंबर मिला है। और लास्ट क्वेश्चन मैंने 11 अटेम्प्ट किया था कि बिहार एक बाढ़ प्रभावित राज्य है, आधुनिक प्रौद्योगिकी की बाढ़ को नियंत्रित करने और इस तरह के आपदा प्रबंधन में कैसे मदद करती है, उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इससे मुझे 20 नंबर मिला है। तो मैंने आपको बता दिया कि मार्किंग पैटर्न क्या है। मुझे मिनिमम 11 मिला है और मैक्सिमम 24 मिला है। ठीक है, 24 ज़्यादा मुझे किसी में नहीं मिला है। बाकी उस दोनों के बीच में मेरा नंबर लाई किया है। अब मैं आपको अपना जो आंसर है वो दिखाता हूँ मैंने क्या लिखा है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला नंबर में मैंने क्वेश्चन सुनाया था कि भारत का जो विधानमंडल है अपने आप में स्वायत्त नहीं है। ठीक है। इसकी शक्तियाँ विशाल तो है पर असीम नहीं है। इसकी तुलना करना था ब्रिटिश संसद के समक्ष। तो मैंने बताया था कि भारत में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है जो ब्रिटेन से प्रभावित है। यहाँ राष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रपति अवश्य होता है, किंतु वास्तविक अधिकार सत्तारूढ़ दल के नेता प्रधानमंत्री होता है। फिर मैंने बताया था कि इसके बारे में कि भारत में वास्तविक शक्ति संसद में नहीं थे तथा कानून का निर्माण एवं उसका कार्यान्वयन विधानमंडल में नहीं सरकार द्वारा होता है। संविधान का अनुच्छेद 79 संसद का प्रधान है जो केंद्रीय विधायिका को प्रदर्शित करती है। शक्ति मैंने बताया था क्या क्या शक्तियाँ इसकी है। ठीक है, सारा बांटा था। सीमाएँ फिर बताया था मैंने कि अपने आप एब्सोल्यूट कैसे नहीं है। तो न्यायिक समीक्षा, संविधान का मूल ढांचा, विपक्ष की भूमिका, मीडिया, स्वतंत्र चुनाव तथा अंतिम शक्ति जनता में। इस तरह से मैंने सीमाएँ बताई थी। पूछा भी था कि अपने आप में स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इसकी शक्तियाँ सीमित विशाल थे पर असीम नहीं। तो मैं बताया था कौन कौन से पावर जो इसे रोकता है। फिर मैंने इसको तुलना किया था ब्रिटेन के संसद से। तो मैंने बताया था कि भारत में कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका की शक्ति का विभाजन है, तो तीनों के एक दूसरे से चेक एंड बैलेंस से काम करते हैं, क्योंकि ब्रिटिश संसद के पास ऐसे नहीं है। उसके पास कानून बनाने की असीम शक्ति है। इस तरह से मैंने सबको यहाँ पर बताया था 4-5 पॉइंट में। और इस तरह से मैंने इसमें निष्कर्ष दिया था कि निष्कर्षता हम कह सकते हैं कि भारतीय संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से प्रभावित अवश्य है, किंतु हमारे संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था स्वीकारता के बजाय संविधान की सुरक्षा को विशेष बल दिया। तो मैं बता दिया निष्कर्ष देके।
तो इसमें मुझे 11 मिले हैं, हालांकि मैंने सारा डोमेन कवर किया है, इसमें 11 मिले, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन में। वो था आपका कि भारत में क्षेत्रीय दलों के उदय का कारण, इसके बाद आकांक्षा और उनकी एकता को संतुष्ट करने के लिए दलों का अस्तित्व अच्छा है या बुरा है, उसके बारे में बताना था। तो मैंने बताया था कई दशकों तक एक ही पार्टी सरकार रही थी, फिर बाद में नए नए पार्टी सामने आए। उदय की संकल्पना तो मैंने बताया यहाँ पे आर्टिकल 19 का 3 में बताया गया है। उदय का कारण बताया है मैंने, पॉइंट फॉर्म में लिखा है। उदाहरण दिया राष्ट्रीय जनता दल, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, जन अधिकार पार्टी। छह दलों के उदय के संदर्भ में ये माना जाता है कि भारत की सांस्कृतिक विविधता एवं क्षेत्रीय कल्याणकांक्षों की पूर्ति हेतु यह आवश्यक है, किंतु हमें इसके दोनों पक्ष पर देखना होगा। मैंने बताया था कि पक्ष में क्या क्या तर्क है, मैंने दिखाया यहाँ पे पॉइंट फॉर्म में लिखा। फिर मैंने बताया कि विपक्ष में क्या क्या तर्क है, तो दोनों का लेते हुए मैंने आय की राह बता दिया है कि क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि क्षेत्रीय दलों को निजी लाभों के ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित को ध्यान रखकर काम करना, तो इस तरह से मैंने बता दिया था यहाँ पे। और इसमें मुझे मिला है, मैंने बताया था कि इसमें मुझे मिला है 17 नंबर साथ मिला हुआ है। एक मिनट देख लेता हूँ, 17 मिला हुआ है, ठीक है। उससे ज़्यादा मिला है इसमें मुझे, मार्किंग यहाँ पर है भी शायद। हाँ 10/17 मिला हुआ है, नीचे ही लिखा हुआ था। फिर न्यायिक समीक्षा, इसमें सबसे हाइस्ट नंबर मिला हुआ है। क्वेश्चन पर सुनाया था मैंने क्या लिखा था, कितना इतना नंबर मिला है मुझे। तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है, भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। क्या आपको लगता है कि न्यायिक सक्रियता ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ को और बढ़ा दिया है? उदाहरण सहित बताइए। तो सबसे मैंने बताया था कि डिफाइन किया था कि न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य है न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह विधायिका या कार्यपालिका द्वारा विधित कोई भी कानून जो संविधान के प्रावधान के अनुरूप नहीं ना हो या उसका कोई खंड का संविधान का उल्लंघन करता हो तो उसे निरस्त कर सकती है। संपूर्ण कानून या उसका कोई खंड भी निरस्त कर सकती है, इसको न्यायिक समीक्षा बोलते हैं। न्यायिक समीक्षा भारतीय न्यायिक व्यवस्था का एक नवाचार है। न्यायपालिका को इसकी शक्ति संविधान के कई प्रावधानों से प्राप्त है, जैसे कि अनुच्छेद 13, 32, 2 बताया था, ठीक है ना। फिर बताया था मिनर्वा मिल्स विवाद में न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति को भी मूल ढांचे का अंग माना गया है। हाँ वहाँ से मैंने बात का वहाँ पर जिक्र उठाया। फिर इसका मैंने बताया आगे इसका कि पिछले कई दशकों में ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायिक सक्रियतावाद ने चीज़ों को बढ़ा दिया है। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को न्यायपालिका द्वारा निरस्त किया जाना, फिर सड़क किनारे 500 मीटर के दायरे में शराब बेचना को अवैध कर देना। तो ये मैंने बताया था एग्जाम्पल दिया किस तरह से न्यायिक सक्रियतावाद न्यायालय शक्ति को बढ़ाता है। फिर बताया था न्याय सक्रियता का विपक्ष में तर्क, ये पूछा था इसमें कि दोनों पूछा था, पक्ष और विपक्ष में पूछा था ये। तो मैंने विपक्ष में बताया था पॉइंट दे के यहाँ पे लगभग मैंने इस पर कितने 5 पॉइंट दिए थे। फिर मैंने पक्ष में तर्क दिया था क्या क्या है, इस पर लगभग मैंने दिया है 5 पॉइंट 6 पॉइंट। फिर मैंने आगे ग्राफ बताया कि न्यायपालिका के मूल ढांचे की एक संतुलित व्यवस्था करनी चाहिए, व्याख्या करनी चाहिए। ऐसे कानून जहाँ आवश्यक नहीं है वहाँ पर अति सक्रियता से बचना चाहिए। विधायिका और न्यायपालिका को भी कानून बनाने से पूर्व उसके पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। मतलब दोनों मैंने लिया है कि न्यायपालिका भी नहीं चाहिए बेकार का हस्तक्षेप करना, और विधायिका को सोचना चाहिए कि ऐसा कानून को ना बनाए जो कहीं ना कहीं संविधान के जो प्रावधान उसको उल्लंघन करता हो। तो मैंने दोनों दोनों साइड का लिया हुआ है, ठीक है। फिर मैंने लास्ट में निष्कर्ष दिया है कि न्यायिक सक्रियतावाद एक न्यायिक समीक्षा सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य तनाव या टकराहट के बजाय सहयोग का रूप ले सकती है यदि उसके बिंदुओं को ध्यान में रखा जाए। भारत जैसे विशाल विविधता वाले देश में न्यायिक समीक्षा का होना आवश्यकता है, न्यायिक समीक्षा का होना आवश्यक है, किंतु इससे इसका दुरुपयोग ना हो। इस तरह से मैंने लिखा था इसमें, तो इससे मुझे सबसे अधिक नंबर मिला है 24 नंबर। मैंने लगभग सारा डोजन कवर कर दिया। सबसे पहले मैंने बताया है कि क्या है, उसके बाद मैंने बताया है कब इसको इसको बताया गया था, बेसिक स्ट्रक्चर कब बताया गया था। फिर मैंने ये बताया एग्जाम्पल दिया है कब ये न्यायिक सक्रियतावाद में बढ़ा है, तो एग्जाम्पल दिया है। फिर मैंने पक्ष में तर्क दिया, विपक्ष में तर्क दिया, आय की राय बताया, और उसके बाद मैंने निष्कर्ष दिया है। तो इस तरह से लगभग मैंने सारा डायमेंशन कवर किया, तो इसमें 24 रन मिला हुआ है। तो आप सब सीख सकते हैं कि आपका आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। कोई चीज़ छोड़िए मत, भले उसमें एवरेज पॉइंट डालिए पर कुछ ना कुछ लिख दीजिए उसमें। चलते आगे हम लोग, फिर हम लोग आगे आते हैं। तो अब आपका है सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 नंबर में है क्वेश्चन है, बता रहा हूँ आपको पढ़ के कि बिहार में औद्योगिक विकास का चित्र प्रस्तुत कीजिए तथा भारत के औद्योगिक विकास से तुलना कीजिए। पहला डायमेंशन हो गया ये। दूसरा, इस राज्य में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारणों को इंगित कीजिए तथा स्थिति को सुधारने के लिए बिहार सरकार द्वारा उठाए गए हालिया सुधारात्मक कदमों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले मैंने बताया था कि बिहार का जो GDP है में द्वितीय क्षेत्र का जो योगदान है वो मात्र 19% है, जबकि भारत का स्तर पर कितना है 25% है। तो ये यहाँ से पता चल जाता है कि हमारी स्थिति क्या है, राष्ट्रीय से पिछड़े हुए हैं हम लोग, ठीक है।
और जबकि जनसंख्या हमारा जो स्थान है वो लगभग तीसरे स्थान पर इंडिया बिहार है। फिर बताया पिछड़ेपन का कारण क्या है, खनिज संपदा का अभाव, भूमि सुधार, बहुत सारी चीज़ बताया था, लगभग 4 डायमेंशन कवर किया था इसमें। प्राकृतिक आपदाएं, भौगोलिक अवस्थिति, फिर सरकार क्या प्रयास कर रही है, तो मैंने सारा पॉइंट में लिखा लगभग। इसे मैंने जैसे इसमें पहला दिया उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप नीति 17 तथा 500 करोड़ का स्टार्टअप फंड। इस तरह से मैंने लगभग इसमें 8 पॉइंट लिखा हुआ है और फिर एक निष्कर्ष दिया है, ठीक है। तो इससे मुझे मिले हैं 10, 3, 13 नंबर, कम मिला हुआ है। हालांकि एग्जाम्पल कुछ कम रह गया था इसलिए नंबर कम आया, ठीक है। और भी मुझे सरकार की वर्तमान एग्जाम्पल देना चाहिए था, आय ग्राह बताना चाहिए थी, बताया नहीं मैंने इसमें। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें है कि नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार भारत के 19 बड़े राज्यों में बिहार का स्थान 18वां है। इस राज्य में इस दयनीय स्थिति के हितैषी कारकों को सूचीबद्ध कीजिए। बिहार में स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, क्या वे पर्याप्त हैं? अपने उत्तर को तथ्यों और आंकड़ों से प्रस्तुत कीजिए। सबसे पहले बताया था कि नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार का 19 राज्यों में 18वां स्थान है, जो स्वास्थ्य गंभीरता को दिखाता है। हाल में रिपोर्ट आया हुआ था, स्टेंटिंग और वेस्टिंग वाले में बिहार औसत से ऊपर है, ठीक है। बताया यहाँ पे कारण क्या क्या है, यहाँ पे ऐसा क्यों है। तो आर्थिक कारण बताया मैंने कि जो बिहार की जो पर कैपिटा जो इनकम है 50,000 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1.5 लाख है, मतलब 1/3 है। सामाजिक कारण बताया था, फिर सकारात्मक सोच है। इसके बाद बहुत सारे 40% महिलाएं नियमित से करी थी, इसी कारण से। राजनीतिक कारण बताया मैंने कि भ्रष्टाचार का समस्या है, गरीबी, अशिक्षा और स्वास्थ्य जागरूकता। तो सारा चीज़ मैंने बताया है। एग्जाम डाटा भी दिया है कि राष्ट्रीय जो औसत है एजुकेशन का 74 है, बिहार का 64 है। फिर बिहार सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, तो बताया है केंद्र सरकार के सभी स्वास्थ्य कार्यक्रम का क्रियान्वयन, जैसे कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। फिर मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए 7 निश्चय कार्यक्रम बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है। बिहार में शिक्षा पर बजट में 15% खर्चा किया था बजट का, ठीक है। बाल बजट की संकल्पना दी गई है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम है, आजीविका है, भ्रष्टाचार के लिए कई राइट टू सर्विस का यहाँ दिया गया है। फिर प्रमुख सुझाव बताया मैंने कि सरकारी योजनाओं की निगरानी हेतु ऑडिट का अनिवार्य बनाना, जैसे कि सिक्किम जी से किया हुआ है, एग्जाम्पल दिया है। पंचायत स्तर पर महिला बजट और बाल बजट बढ़ाना, स्वास्थ्य एवं भोजन को लेकर जागरूकता, खासकर मोटे अनाज को लेकर, जैसे कि मोटा अनाज, योगा वगैरह को लेकर। लोगों को प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने हेतु ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देना। फिर मैंने निष्कर्ष दे दिया है। तो इस तरह से मैंने लगभग सारे डायमेंशन कवर कर लिए थे, मैंने कुछ छोड़ा नहीं था इसमें। मैंने पॉइंट मेरे एवरेज थे पर डायमेंशन सारा कवर था इसमें मैंने, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ कवर था। तो इससे मुझे अच्छे नंबर मिले हैं। इससे मुझे मिले हैं 22 नंबर। पेपर 2 के हिसाब से 22 नंबर बहुत अच्छा है। अगर आपका एवरेज 20 भी आता है ना, 8 क्वेश्चन, तो 60 नंबर आ जाएगा आपका। तो अगर 22 नंबर आ रहा है किसी पेपर में, क्वेश्चन में 22 नंबर, 24 नंबर, तो बहुत अच्छा नंबर का आ जाएगा। बाकी ऑन एवरेज जो पेपर 2 का मार्क होता है भाई 15, 16, 15, 16, 17 यही होता है। अब आते हैं नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन पे। यह था कि बिहार राज्य में विद्वान प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का नाम लिखिए। इनमें से किन्हीं 2 को चुनिए तथा क्षेत्रों को दर्शाइए जहाँ पाए जाते हैं, और बिहार के आर्थिक विकास में इनके महत्व का वर्णन कीजिए। मैंने बताया था कि 2000 में झारखंड अलग होने के बाद लगभग मतलब जो रिसोर्सेज था हमारा, नेचुरल रिसोर्सेज, वो झारखंड में चला गया था। इस कारण से काफ़ी कम बचा, लेकिन जो कुछ भी है उसमें क्या क्या मैंने उसको बताया यहाँ पे, उसकी निर्णायक भूमिका हो सकती है जो कुछ भी है। जैसे बताया था मैंने कि बिहार के 2 प्रमुख संसाधन, चुनाव पत्थर बहुत ज़्यादा है, कोनाली रीजन में, कैमूर वाला रीजन में, दक्षिण पश्चिम बिहार में, ठीक है। इसका मैंने दिखाया था मैप से। फिर स्वर्ण भंडार बताया, जमुई में उसमें स्वर्ण भंडार मिला हुआ था, मैंने उसको बताया था यहाँ पे। और आर्थिक विकास में योगदान में बताया था कि चुनाव पत्थर का क्या योगदान है। इसके अलावा सीमेंट उद्योग में हो सकता है, रोजगार के दृष्टिकोण से हो सकता है। फिर चुनाव में जिप्सम बनता है जो कृषि में प्रयुक्त होता है। जम्मू क्षेत्र में स्वर्ण है, वो अगर माना जाता है, अगर निष्कर्षण कर लिया जाएगा तो काफ़ी सोना यहाँ पर अवेलेबल हो सकता है आभूषण के उद्योग में। इस तरह से सारा पॉइंट बताया था। चुनौती मैंने बताया था कि तकनीकी स्तर पर समस्या है, स्वर्ण भंडार के संदर्भ में भी अभी स्पष्ट आकलन का अभाव है, तो चुनौतियाँ हैं। फिर मैंने निष्कर्ष दे दिया था, जिससे मुझे 19 ग्राम मिला हुआ, ठीक है। इसके साथ साथ अब आते हैं सेक्शन 3 में। तो सेक्शन 3 में जो मैंने लिखा था 10 नंबर क्वेश्चन कि प्रौद्योगिकी एक वरदान से अधिक अभिशाप है, पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में इसके कथन की पुष्टि कीजिए। तो बताया था कि हाल ही में जारी वायु प्रदूषण गुणवत्ता सूचकांक में दक्षिण एशिया एवं पश्चिम एशिया में 15 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में भारत के 11 शहर शामिल हैं। यह रिपोर्ट भारत के समक्ष उत्पन्न पर्यावरण प्रदूषण के स्पष्ट रूप से उजागर करती है, बताया मैंने भूमिका से, रिपोर्ट से। फिर मैंने यहाँ बताया कैसे माना जाता है कि प्रौद्योगिकी विकास पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में सहायक हो सकती है, किंतु हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं जो प्रौद्योगिकी वरदान से अधिक अभिशाप साबित हुई है। यहाँ बताया यहाँ पे कि उदाहरण, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर गिरे परमाणु बम, चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसके बाद मैंने 84 में भोपाल की त्रासदी बताई है। फिर बताया कि पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न आयाम क्या क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें
पूछा ना कैसे वो कौन कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर अभिशाप बनेगा, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक है जिससे भूमि प्रदूषण होगा उससे, और मिट्टी का प्रदूषण होगा। मेडिकल कचरा तीनों होता है, जल वायु भूमि, बताया मैंने यहाँ पे। अब मेडिकल कचरा में इंडिया अभी टॉप टॉप 5 में आता है, ठीक है। ई वेस्ट कचरा, ये भी, इसमें भी इंडिया टॉप टॉप 3 या टॉप 5 कंट्री में आता है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने लगा बताया आपको। नाभिकीय कचरा, अंतरिक्ष कचरा का नया एंगल लिया था मैंने, जैसे एलन मस्क द्वारा स्टारलिंक प्रोग्राम में इंटरनेट प्रदान करने के लिए हज़ारों सैटेलाइट छोड़ा गया। सोचिए कि कितना वो नुकसान पहुँचाने वाला है। इसका रोकने के लिए उपाय मैंने बताया क्या क्या हो सकता है। अंतरिक्ष मलबा को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए बायोडिग्रेडेबल स्रोत का प्रयोग, जैविक कृषि को बढ़ावा, इस तरह से बताया मैंने। अब भारत सरकार क्या उपाय किए, तो भारत सरकार द्वारा उपाय बताया मैंने, फेम इंडिया स्कीम है, COP26 द्वारा 70 तक कार्बन न्यूट्रल होने का संकल्पना, 25 तक 20% एथेनॉल, 13 जुलाई 2022 सिंगल प्लास्टिक का बैन कर दिया गया, 50 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा, इसे सरकार का प्रयास बताया मैंने, ठीक है। तो वरदान से अधिक अभिशाप है, तो अभिशाप का मैंने एंगल लिया, फिर बताया कि इसके लिए प्रयास भी चल रहा है ताकि कैसे इसको ठीक किया जाए। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वही 11 नंबर है कि बिहार एक बाढ़ प्रभावित राज्य है, आधुनिक प्रौद्योगिकी बाढ़ को नियंत्रित करने और इस तरह के आपदा प्रबंधन में कैसे मदद कर सकता है, उपयुक्त उदाहरण से बताइए। तो मैंने बताया है कि बिहार के लगभग 11 जिले बाढ़ प्रभावित है तथा बिहार भारत का ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को धारण करता है। कारण क्या बताया मैंने, उत्तरी नदियाँ, जिस प्रकार दक्षिणी बिहार में जिला सूखा से प्रभावित है उस तरह से उत्तर बिहार में बाढ़ से प्रभावित है। आधुनिक प्रौद्योगिकी कैसे रोकेगा, तो बताया IMD के द्वारा आंकड़ों का प्रयोग करके अतिवृष्टि का पूर्वानुमान जारी कर सकता है। सैटेलाइट का प्रयोग करके ऐसे फसल को नहीं उगाना जहाँ बाढ़ आने की संभावना है। वाटर मैपिंग का प्रयोग, अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग। इस तरह लगभग कितने 8 पॉइंट लिखे हैं मैंने इसमें, 8-10 पॉइंट लिखा है, ठीक है ना। फिर बताया कि सूखा और प्रौद्योगिकी का प्रयोग, ठीक है। तो सूखा में प्रयोग इसमें इसमें भी लगभग मैंने 6-7 पॉइंट डाला था। लेकिन फिर चुनौती क्या क्या है, तो तकनीकी स्तर पर कौशल क्षमता का विकास में कमी, अत्यधिक वित्त की आवश्यकता, वर्तमान स्तर पर तकनीकी प्रयोग में पर्यावरणीय प्रभाव, आकलन का समस्या, ठीक है। तो ये सारी समस्या मैंने बताया था कि क्या क्या चुनौती है। अतः हम कह सकते हैं कि आपदा प्रबंधन में विज्ञान तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो एवरेज मैंने लिखा था इसमें, और मार्क्स से मुझे एवरेज मिले लगभग, इसमें मुझे कितना मिला है 7, अच्छा 13 में मिला हुआ है, ठीक है। इसमें और भी एग्जाम्पल डाला जा सकता था तो वहाँ पर नंबर बढ़ाया जा सकता है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से मैंने लगभग सारे क्वेश्चन को बता दिया, मैंने क्या लिखा था, मार्किंग कैसा हुआ, आप देख सकते हैं। इसका आपको PDF मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो कमेंट में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, उसमें डाल दूंगा मैं आपको। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्प रहा होगा, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, धन्यवाद।